हेलो दोस्तों, आज हम सिंपल सेंटेंस बनाने का दूसरा नियम पढ़ेंगे। यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहा जाता है जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है, उसका संबंध दूसरे शब्द से नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहा जाता है जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है, उसका संबंध दूसरे शब्द से नहीं होता है। द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। तो थोड़ा ध्यान देना, जब दो वाक्यों की कर्ता भिन्न भिन्न हो, अर्थात सामान्य न हो, कॉमन न हो। जबकि हमने पार्टिसिपल में क्या देखा कि दोनों वाक्यों की कर्ता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या करेंगे, दोनों कर्ताओं को भिन्न भिन्न रखा जाएगा। उन दोनों वाक्यों में कोजुअल रिलेशन, कारण और उसके परिणाम का संबंध हो। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में एक चीज़ और देखेंगे हम कि दोनों वाक्यों के बीच में और कारण और परिणाम का संबंध होना चाहिए। तो हमें दो नियम इसमें समझ में आ गए होंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों कर्ता भिन्न भिन्न हो और दोनों वाक्यों के बीच में कारण और परिणाम का संबंध हो। जैसे एग्जाम्पल में देखें, द सन रोज, सूर्य निकला, सूर्योदय हुआ। वी लेफ्ट द बेड, हम लोगों ने बिस्तर छोड़ दिया। तो देखो, सूर्य निकला, तो पहले वाक्य में जो सूर्य सब्जेक्ट है, दूसरे में वी सब्जेक्ट है, दोनों वाक्यों के कर्ता भिन्न भिन्न हो गए। कारण और परिणाम देखो, सूर्य उदय हुआ, ये तो है परिणाम। कारण क्या हुआ, वी लेफ्ट द बेड, हमने क्या छोड़ दिया, बिस्तर छोड़ दिया। तो सूर्य निकलना तो एक प्रकार का परिणाम कारण हो गया यहाँ, और जबकि सूर्य निकलने के कारण परिणाम क्या निकला कि हमने अपना बिस्तर छोड़ दिया। तो उपयुक्त वाक्य में सूर्य का निकलना कारण माना गया है और हम लोगों द्वारा बिस्तर छोड़ना उसका परिणाम है। अतः रोज को पार्टिसिपल का रूप देकर उसके पहले उसके कर्ता रखा गया है, बाद वाले वाक्य उसका कारण मान कर रखा गया है। तो अगर ऐसा है, दोनों वाक्यों के कर्ता भिन्न है, कारण परिणाम का संबंध है, तो हमने हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया था परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो लेकिन वहाँ हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को तो हमने कहाँ लगाया था, वाक्य की शुरुआत में। लेकिन यहाँ वाक्य के शुरुआत में न लग करके सब्जेक्ट के बाद में लग जाएगी, जो पहला सब्जेक्ट होगा। तो हम इसका जो है सिंपल सेंटेंस क्या होगा, द सन। द सन के बाद में हम लगा देंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द सन हैविंग राइजन। और अगला सेंटेंस ऐसे कैसा, वी लेफ्ट द बेड। अगला वाक्य देखो, द किंग डाइड, राजा की मृत्यु हो गई। हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन, उसका बड़ा पुत्र ने सिंहासन संभाला या सिंहासन प्राप्त किया। तो यहाँ कारण तो क्या है, राजा की मृत्यु, परिणाम क्या निकला, उसका पुत्र सिंहासन पर आ गया। तो यहाँ जो किंग है उसके बाद में हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। तो द किंग हैविंग डाइड, दोनों वाक्य में अलग अलग सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम परफेक्ट पार्टिसिपल में भी करते हैं, लेकिन वहाँ सब्जेक्ट समान होते हैं, यहाँ सब्जेक्ट दोनों के असमान है। तो द किंग हैविंग डाइड हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द टीचर वॉज एबसेंट, द बॉयज लेफ्ट द क्लास। तो दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग है। टीचर एबसेंट था, लड़कों ने कक्षा छोड़ दी, कारण टीचर की अनुपस्थिति और परिणाम बच्चों का क्लास से बाहर रहना। तो द टीचर बीइंग एबसेंट। अब आप लोग सोचेंगे कि सर यहाँ बीइंग कैसे आया, तो वहाँ देखो किंग डाइड, वहाँ वर्ब थी, यहाँ वाज जो है एक प्रकार से लिंकिंग वर्ब है। जब इज एम आर और वाज वर्ब का प्रयोग होता है तब हम बीइंग कर देते हैं, ना कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ये हो जाएगा, द टीचर बीइंग एबसेंट, द बॉयज लेफ्ट द क्लास। अगला देखिए, अगले में भी वाज आ रहा है, तो इसको देखो। लेकिन ये पेशिव वॉइस में वाज किल्ड, वहाँ वाज एबसेंट था। जब पेशिव वॉइस में आ जाए तो हैविंग बीन का यूज करते हैं। तो द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड, कैप्टन मारा गया तो आर्मी भाग गई। तो द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी फ्लेड। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ बीइंग क्यों आया और यहाँ हैविंग बीन क्यों आया। तो बीइंग आने का कारण, वहाँ वाज एबसेंट था,
वाज वर्ग के साथ में कोई क्रिया नहीं है, ना वो पेसिव वॉइस है। जबकि यहाँ हम देख रहे हैं तो वाज किल्ड ये पास्ट इंडेफिनाइट का पेसिव वॉइस था, तो पेसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। आपने समझा किसको? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों कर्ता कैसे हो? असमान हो। दोनों कर्ता असमान हो, दोनों कर्ताओं के बीच में या दोनों कार्यों के वाक्यों के बीच में कारण और परिणाम का संबंध हो, तभी हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। नहीं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का। हैविंग के साथ क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है। उदाहरण नंबर 1 देख लेना। यदि वाक्य में इज एम आर वाज वर ही मुख्य क्रिया के रूप में हो तो बीइंग का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण नंबर 2 देखें। सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन का प्रयोग पेश वॉइस में होता है। उदाहरण नंबर 3। तो तीनों के 3 वाक्य हैं। आगे देखिए, अगर आप देखना चाहो तो हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है, तो यहाँ एक्टिव वॉइस का वाक्य है द किंग डाइड, राजा की मृत्यु हो गई। पास्ट इंडेफिनाइट है, एक्टिव वॉइस का वाक्य, इसलिए इसमें हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो गया। सेकंड में इजमार और वाजवर का प्रयोग है ना, मुख्य क्रिया के रूप में हो रहा है, मतलब इसके साथ अन्य कोई क्रिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर बीइंग का प्रयोग हो गया। इज भी होता तब भी बीइंग आता, आर होता तब भी बीइंग आता, एम होता तब भी बीइंग आता। तीसरे वाक्य में वाज किल्ड ये पेशिव वॉइस है, इसलिए यहाँ पर हैविंग बीन का यूज किया गया है। एक्सरसाइज नंबर 2 को सोल्व कीजिए। इसका आपको अलग से एक वीडियो और मिल जाएगा जो हम बोर्ड पर आपके सामने करवाएंगे ऑफलाइन क्लास के अंदर। द मदर डाइड, द चिल्ड्रन आर इन ग्रेट ट्रबल। दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग अलग हैं। माँ की मृत्यु हो गई तो बच्चे परेशानी में हो गए, तो यहाँ मदर के बाद में हम किसका प्रयोग कर देंगे? हैविंग का। तो द मदर हैविंग डाइड कोमा लगा देंगे, अगला सेंटेंस ऐसे कैसे रहेगा? द बेल रैंग, घंटी बजी, स्कूल वाज क्लोज्ड, विद्यालय बंद हो गया। दोनों के इन वाक्यों के बीच में कारण परिणाम का संबंध है। दूसरी बात, इनके सब्जेक्ट क्या है? असमान है। तो यहाँ द बेल हैविंग रैंग की थर्ड फॉर्म रंग, द बेल हैविंग रंग, द स्कूल वाज क्लोज्ड। द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड, सूर्योदय हुआ, कोहरा गायब हो गया। तो द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपीयर्ड, द पोस्ट वाज वैकेंट। अब देखो इजेमार वाजवर का आ गया ना वाक्य, तो हम इजेमार वाजवर आ जाते हैं तो हम बीइंग का यूज करते हैं। तो द पोस्ट बीइंग वैकेंट, आई ऑफर्ड माई सर्विसेज। हिज हाउस हैज फॉलन, ही लिव्स विथ ए फ्रेंड। तो हिज हाउस हैविंग फॉलन, ही लिव्स विथ ए फ्रेंड। द क्लास वर्क वाज ओवर, द टीचर लेफ्ट द क्लास। यहाँ पर भी वाज वर्क का प्रयोग हो रहा है। तो द क्लास वर्क बीइंग ओवर, द टीचर लेफ्ट द क्लास। द थीप वाज कोट, ये पेशिव इसका है, वाज वर्क के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनाइट। चोर पकड़ा गया, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन लौट गई। तो द थीप हैविंग बीन कोट, यहाँ पेशिव है तो हैविंग बीन का यूज करेंगे। द थीप हैविंग बीन कोट, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन, ऐसे कैसे आ जाएगा बाकी? रेन वाज प्लेंटीफुल दिस ईयर, वीट इज चीप, ये भी वाक्य शानदार है। यहाँ पर इजेमार वाज वर्ब का प्रयोग हो रहा है, इजेमार वाज वर्ब खुद मुख्य वर्ब के रूप में काम कर रही है। तो रेन बीइंग प्लेंटीफुल दिस ईयर और कोमा वीट इज चीप, ऐसे कैसे आ जाएगा? नवा देखिए, द बुक हैज बीन प्रिंटेड, ये आपको लग रहा है ना पेशिव इसका है, हैज प्लस बीन प्लस क्रिया में आइन जाता है, लेकिन यहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म है, इसलिए पेशिव इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो द बुक हैविंग बीन प्रिंटेड और अगला सेंटेंस ऐसे कोमा लगा के लिख देंगे। द कॉलेज वाज क्लोज्ड फॉर समर वेकेशन, ये भी क्लोज्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो ये भी पेशिव हो गया। तो द कॉलेज हैविंग बीन क्लोज्ड फॉर समर वेकेशन, अगला सेंटेंस कोमा लगा के ऐसे कैसे लिख देंगे। तो हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में 2 नियम पढ़ लिए। 2 नियम में यह था कि दोनों के सब्जेक्ट असमान हो, दोनों को वाक्यों के बीच में कारण और परिणाम का संबंध हो, एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पेशिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग मुख्य वर्ब के रूप में हो तो हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो हमने तीनों नियम पढ़ लिए, थोड़ा ध्यान से इन एग्जाम्पल्स को हल करना
और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम सिंपल सेंटेंस बनाने का तीसरा नियम पढ़ते हैं, यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब है कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। क्रिया के प्रथम रूप के पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाया जाता है, जिसका हिंदी अर्थ ना नेनी होता है। तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बराबर इन्फिनेटिव। प्रयोग देखिए किस प्रकार से करते हैं। जो क्रिया उद्देश्य प्रकट करे उसके पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे और बाकी सेंटेंस को उठा देंगे। अब देखो यहाँ पर आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। इट गार्ड्स माई हाउस, यह मेरे घर की सुरक्षा करता है। अब देखो पहले वाक्य में तो आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक रखने का मेरे पास में उद्देश्य क्या है, गार्ड्स माई हाउस, मेरे घर की सुरक्षा करना। तो अगले वाक्य में जो आई जो वर्ब है उससे पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना देंगे। तो यहाँ टू गार्ड माई हाउस ऐसे कैसे आ गया। ही वेंट टू आगरा, वह आगरा चला गया, लेकिन आगरा जाने का उद्देश्य क्या था, ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताजमहल देखना चाहता था। तो यहाँ हमारे पास टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले से दी गई है, टू सी द ताज। तो हम पहले ही वाक्य में ही वेंट टू आगरा के बाद में टू सी द ताज ऐसे कैसे लिख देंगे। उपयुक्त वाक्यों में उदाहरण संख्या 1 में मेरे पास एक कुत्ता है, इसका उद्देश्य घर की रखवाली करना है, अतः गार्ड के पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, टू का, और क्या बना देंगे, इन्फिनेटिव बना देंगे। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में आगरा जाने का उद्देश्य ताज देखना है, अतः सी क्रिया के पहले टू पहले से ही लगा है, इसलिए टू सीधा ताज को पहले वाक्य में जोड़ा गया है। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। ही हैज़ 3 daughters, उसकी 3 पुत्रियाँ हैं। ही मस्ट गेट देम मैरिड, उसे उसकी शादी करनी है। तो यहाँ ही हैज़ 3 daughters ऐसे कैसे आ गया। अगले वाक्य में वर्ब कौन सी है, गेट, तो गेट से पहले टू लगा देंगे तो टू गेट मैरिड। ही हैड ए लार्ज फैमिली, ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम, उसके पास बड़ा परिवार है, ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम, उसके लिए उनको सामान उपलब्ध कराने होते हैं। तो ही हैड ए लार्ज फैमिली ऐसे कैसे आ गया। अगले वाक्य में वर्ब क्या थी, टू प्रोवाइड फॉर, तो टू प्रोवाइड फॉर इसमें ऐसे कैसे आ जाएगी। अगला उदाहरण देखिए। ही वेंट टू दिल्ली, ही वांटेड टू गेट ए जॉब देयर, ही वेंट टू दिल्ली ऐसे कैसे आ जाएगा। अगले वाक्य में वर्ब को क्या है इसमें, टू, तो टू गेट ए जॉब ऐसे कैसे आ जाएगा। देर इसलिए हट जाएगा क्योंकि देर किसको बता रहा है, दिल्ली को, और दिल्ली हमने सेंटेंस में वैसे ही इंक्लूड कर लिया है। ही विल वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करेगा। ही वांट्स टू स्टैंड फर्स्ट, वह प्रथम स्थान आना चाहता है। तो अगले वाक्य में वर्ब टू स्टैंड फर्स्ट, तो टू स्टैंड फर्स्ट को पहले वाक्य में ऐसे कैसे जोड़ देंगे, तो ये वाक्य बन जाएगा ही विल वर्क हार्ड, ये हैंड थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट ऐसे कैसे आ जाएगा। जब कोई काम निश्चित सीमा से अधिक पाया जाए तो शब्द वेरी के स्थान पर टू लगाकर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। अगर कोई सीमा से अधिक मिल जाए हमको कार्य, तो हम वहाँ पर वेरी के स्थान पर टू लगा देंगे और इन्फिनेटिव का प्रयोग कर देंगे। यू आर वेरी वीक, तुम बहुत कमज़ोर हो। यू कैन नॉट रन फास्ट, तुम तेज नहीं दौड़ सकते। तो यहाँ यू आर वेरी की जगह हम क्या कर देंगे, टू, तो यू आर वेरी टू वीक, तो यहाँ तो टू वीक हो गया। अगले वाक्य में वर्ब क्या है, रन फास्ट, तो उससे पहले टू लगा देंगे तो टू रन फास्ट हो जाएगा। सेकंड है ही वाज वेरी फेट, वह बहुत मोटा था। ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली, वह उचित प्रकार से बैठ नहीं सकता था। तो यहाँ ही वाज टू फिट हो जाएगा और अगले वाक्य में वर्ब क्या है अपने पास में, टू सिट प्रॉपरली ऐसे कैसे लिख देंगे। इन उदाहरणों में टू रन तथा टू सिट दोनों इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग किए गए हैं। आगे देखिए, अब इन वाक्यों को जोड़ते हैं। ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज, तो ही वेंट टू आगरा ऐसे कैसे रह जाएगा। अगले वाक्य में वर्ब कहाँ है, टू सी द ताज, इसमें ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, तो वाक्य बन जाएगा ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। सेकंड है शी वांटेड टू एजुकेट हर सन, सी सेंट हिम टू दिल्ली, तो यहाँ अपने पास में तो अगले वाक्य में वर्ब क्या है, सेंट, तो सी वांटेड टू एजुकेट हर सन टू सेंट हिम टू दिल्ली, ये इसका क्या बन जाएगा। ये थोड़ा वाक्य जटिल है, अलग प्रकार से बनेगा। ये इन्फिनेटिव वाला सेंटेंस है, लेकिन यहाँ हम करेंगे सी वांटेड टू एजुकेट हर सन, सी सेंट हिम टू दिल्ली, तो ये ऐसे बनेगा सी
सेंट हर सन टू बी एजुकेटेड इन दिल्ली। ये इस प्रकार से बनेगा, थोड़ा अलग हटके है। आप इस सेंटेंस के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए वेक्टर क्लासेज दोसा में संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में मैं इसका आंसर लिख दूंगा। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इसको कि किस प्रकार से हल होगा। यू आर वेरी फेट, यहाँ वेरी का प्रयोग हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, टू का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा यू आर टू फेट, और आगे टू लगा देंगे। अगले वाक्य में क्रिया क्या है, सिट, तो टू सिट प्रॉपरली हो जाएगा। हरी कीप्स सम डॉग्स दे गार्ड इज हाउस एट नाइट, तो यहाँ हरी कीप्स सम डॉग्स हो ही जाएगा। अगले वाक्य में वर्ब क्या रही है, गार्ड, तो टू गार्ड इज हो हाउस एट नाइट, ऐसे कैसे हो जाएगा। सी इज वेरी पुअर, तो सी इज टू पुअर, टू लगा करके अगले वाक्य में बाय हर बुक्स, ऐसे कैसे लिख देंगे। आई हैव 5 बुक्स, मेरे पास 5 पुस्तकें हैं। आई हैव टू रीड देम, तो ये हो जाएगा आई हैव 5 बुक्स टू रीड देम। सातवां देखिए, द बॉय स्टडीड हार्ड, लड़के ने कठिन परिश्रम किया। ही वांटेड टू सिक्योर गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता था। तो द बॉय स्टडीड हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। वी हैव नो मनी, वी कैन नॉट स्पेयर इट, वी हैव नो मनी, तो नो मनी के बाद में टू लगा देंगे, अगले वाक्य की क्रिया को ऐसे से लिख देंगे। देखना इसमें कारण और परिणाम दोनों दे रखे हैं। यहाँ पर उद्देश्य प्रकट किया गया है। कारण और परिणाम तो हम किस में करते हैं प्रकट, किसमें, अभी इससे पहले पढ़ा था हमने, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अंदर। यहाँ देखो दोनों सब्जेक्ट, यहाँ एक उद्देश्य प्रकट किया जाता है। तो वी हैव नो मनी, वी कैन नॉट स्पेयर इट, तो वी हैव नो मनी टू स्पेयर, वी नॉट इट का प्रयोग नहीं करेंगे हम, क्योंकि इट किसको बता रहा है, मनी को। तो वी हैव नो मनी हम लिख चुके, तो टू स्पेयर ही लिखेंगे हम। विनोद वाज मच प्लीज्ड, ही हियर्ड ऑफ हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, तो विनोद वाज मच प्लीज्ड टू हियर ऑफ हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। मिस्टर गुप्ता हैज ए लार्ज फैमिली टू सपोर्ट इट। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई सिस्टर, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस टू सी माई एलिंग कजिन। तो ये हमने 2 नियम पढ़े हैं आज, और आगे बाकी की जो नियम हैं हम अगली क्लास में देंगे। आप इनको पढ़ें। अगर समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी पूर्णतः सहायता करेंगे। धन्यवाद। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।